तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में होने वाली लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं, जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, वन रक्षक, एमपी जेल प्रहरी, एमपी डिप्टी जेलर, मध्य प्रदेश ग्रुप 5 एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम मैराथन एमपीजीके का वीडियो नंबर 2 लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट की जो है वन शॉट मैराथन चालू कर रखी हैं, जिनमें इंग्लिश की 3 वीडियो बन चुकी हैं और इंग्लिश की तीनों वीडियो के एमसीक्यू की वीडियो भी बन चुकी है। यानी कल हमने तीनों जो आपके टॉपिक थे उनके एमसीक्यू भी हमने करवा दिए हैं। इसके अलावा एक क्लास साइंस की हो चुकी है और ये आपकी एमपीजीके की दूसरी क्लास है। इससे पहले मध्य प्रदेश की जनजातियां ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज 2026 के नवीनतम आंकड़े, साथ ही साथ में जो सबसे नवीन आपकी नीति जारी हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की एकदम जो नवीन नीति है उस वन नीति को कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो वन रिपोर्ट 2023 आई है, सबसे लेटेस्ट वन रिपोर्ट IFSR 2023 है, उसके भी सभी आंकड़ों को हम कवर करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका वो आंकड़ों वाला टॉपिक है, फैक्ट वाला टॉपिक है। तो इसको आप अच्छे से करते हुए चलेंगे और 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, जिससे कि सारे आंकड़े एकदम क्लियर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सके और जो मॉक टेस्ट हम करवाते हैं वो मॉक टेस्ट भी आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो आपकी मॉक टेस्ट की ही आएगी, मॉक टेस्ट नंबर 7 की। ठीक है, आइए देखते हैं आज की पहली स्लाइड। मध्य प्रदेश के वन स्थिति, संपदा और नीतियां, साथ ही साथ में IFSR 2023 जो एकदम लेटेस्ट वाली है, उसके सभी आंकड़ों को, NCERT के की पॉइंट को और इमेज डिस्क्राइब को सबको कवर करते हुए हम यहाँ पर चलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश का एक पूरा मैप दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश अपना पूरा हरा भरा प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग 30% जो अपनी भूमि है उस पर आपको वन देखने को मिलते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरा भरा प्रदेश कहा जाता है। चलिए, तो वन के साथ साथ आपको ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। वन में साथ साथ अगर हम मध्य प्रदेश के वन आवरण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का वन आवरण लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 77,073, ऐसे याद रखना, 77,073 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का टोटल वन क्षेत्र है। याद कैसे रखना है, तो ट्रिक आपको बता दी है। वन में साथ साथ यानी कि आप हैं और आपकी मित्री हैं और वो वन में घूम रहे हैं, तो वन में कैसे घूम रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूरा वन आवरण है वो 77,073 वर्ग किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। कुछ NCERT की पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल होने के साथ साथ में देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ठीक है ना, पूरे देश में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो वो अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ की भौगोलिक और जैविक विविधता में 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनों के जो 18 प्रकार हैं वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये भी अपने भारत में सबसे ज़्यादा प्रकार भी अपने मध्य प्रदेश में मिलते हैं। वन पर्यावरण संतुलन यानी कि कार्बन श्रृंख और जनजातीय आजीविका का ये मुख्य आधार है। अभी प्रीवियस वीडियो में जनजातियों के बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पर हमने ये भी बताया था, देखिए भैया कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो वनों पर ही डिपेंड रहती हैं, जैसे पातालकोट की जनजाति भारिया है, साथ ही साथ में जो मुरैना ग्वालियर की जनजाति सहरिया है। सहरिया तो पूरी तरह से वन पर ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि भाई जड़ी बूटी का सबसे ज़्यादा नॉलेज है उनको, उनका पूरी आजीविका जड़ी बूटी पर ही चलती है और जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ से, इन्हीं वनों से मिलती है, इसलिए पूरी तरह से वो वन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो टोकरी बनाती हैं, तो ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो वनों पर ही डिपेंड है, इसलिए मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा जनजातियां भी देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं IFSR जो नवीन आपकी सूची जारी की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का दबदबा रहा है। मध्य प्रदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जो है राज्य बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखिए, एक यहाँ पर बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है। एक इमेज के थ्रू आपको समझाते हैं कि इसमें क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो IFSR 2023 जारी की गई है लेटेस्ट वाली, उसमें कुल वन व वृक्ष आवरण जो पूरे भारत पर है वो 25.17%
33% है। लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 33% का लक्ष्य रखा गया है। भारत यूएनओ में ये संकल्प करके आया कि भाई हम अपने जो हमारा पूरा वन आच्छादित एरिया है पूरे भारत में, उसको बहुत जल्द ही 33% करने का लक्ष्य रखते हैं। सब देशों ने मिलकर के शपथ ली है कि कम से कम 1/3 जो एरिया होगा उसको हम वन से आच्छादित करेंगे। ठीक है, भारत भी बोलकर के आया भैया कि 33% हिस्सा करेंगे। वर्तमान में भारत में है कितना? तो 25.17% जो है वन भारत में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश का मान लीजिए ये पूरा एरिया 100% है, तो पूरे मध्य प्रदेश में 30.72% वन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि हम जो हैं वो लगभग करीब हैं अपने वन के टारगेट को प्राप्त करने के लिए, हरियाली की टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान रखना है, भारत में 25.17% और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं 30.72% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, आरएफए है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इतना तो हमने रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश और भारत की बात हो गई। अब अगर इस पूरे को हम भारत मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है जो भारत को कवर करता है, मतलब कि पूरे भारत में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत वन है? तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हरे रंग का वन वृक्ष आपको अलग से दिखाई दे रहा है, तो 10.66% जो है पूरे भारत का। पूरे भारत में कितने हैं? 25.17% है, और उसमें भी 10.66% हमारा मध्य प्रदेश ही कवर करता है। मेरे भाई लगभग आप देखेंगे तो आधे के आसपास, लगभग 40% के आसपास एरिया जो है वनों का, जो हरियाली है, वो हमारे मध्य प्रदेश के पास में है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं पूरे भारत का कितना प्रतिशत एरिया वनों का मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तब आप बताएंगे 10.66% एरिया हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है पूरे भारत का। अगर आपसे पूछते हैं मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्से पर वन है, तो आप बताएंगे 30.72% एरिया जो मध्य प्रदेश का है वो वनों से आच्छादित है। आपसे प्रश्न पूछेगा पूरे भारत का कितना एरिया वनों से आच्छादित है, रिकॉर्डेड है, तो आप बताएंगे 25.17% एरिया पूरे भारत का रिकॉर्डेड है, और लक्ष्य रखा गया है 33% का। सारी बातें समझ में आ रही हैं? हालांकि ये फैक्ट वाले हैं, इनको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीजें ट्रिक की मदद से और इस इमेज ट्रिक की मदद से आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कैसे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी कि 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसको आप नंबर में सीधे याद रखेंगे, 8,27,356 भारत का ये टोटल एरिया है। ठीक है, यानी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% पर वन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की रिकॉर्डेड वन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का अवलिखित वन क्षेत्र, अवलिखित का अर्थ होता है इतना तो हमने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका आरएफए है, आरएफए यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर है, यानी राज्य के क्षेत्रफल का 30.72% हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो आंकड़ा ध्यान रखेंगे, 94,689 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर देखते हैं भारत के कुल आवरण का 10.66 हिस्सा केवल मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.12 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो 0.12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कवर कर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पर अगर हम इमेज से देखते हैं तो इमेज में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, जिसे हम मानेंगे कि ये भारत है, और भारत का 25.17% वन वृक्ष से आवरण से पूरा घिरा हुआ है, और उसकी सबसे मजबूत यानी कि घनी शाखा मध्य प्रदेश है, जिसमें 30.72% अवलिखित वन है, और पूरे भारत का 10.66% वन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा एमपीएसआई प्री का भी रिजल्ट आया, आपने देखा है, एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा का भी रिजल्ट आया, आपने देखा है। सारे शॉर्ट्स वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। अभी रचना नामदेव जी जो टॉपर नंबर 8 हैं टॉपर की लिस्ट में, और अपनी लिस्ट में सेकंड नंबर पर रही, सेकंड रैंक प्राप्त की है, उन्होंने भी इस सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। और आज हमने आपके लिए तैयार किए हैं एमपी डिप्टी जेलर वन रक्षक जेल प्रहरी के सुपर सिलेक्शन नोट्स। ठीक है, अभी एमपीएसआई का एग्जाम आएगा तो उसके भी नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अब ये क्या है, सफलता का ही अचूक मंत्र है, क्योंकि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे मात्र 189 रुपए में। सारे सब्जेक्ट का मतलब है आपको हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, साइंस मिलेगा, एमपीजी के जीएस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है मात्र 189 रुपए में। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, थ्योरी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे,
मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुपर रिवीजन नोट्स। एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले हम आपको सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन नोट्स देते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि एक पेज में पूरा एक टॉपिक कवर होता है। तो आप अगर एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हैं, आपको लग रहा है कि मुगल प्रशासन से तो बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो पूरा मुगल प्रशासन आपको एक ही पेज में दिया जाएगा। पूरा मुगल प्रशासन, मुगल शासक आपको एक पेज में आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर के भी रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा निकल के आया, उसने कहा भैया यार आज तो मुगल प्रशासन से 5 प्रश्न आए थे, तो आप तुरंत जाने से पहले मुगल प्रशासन को सुपर रिवीजन नोट्स में तुरंत आप जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये होते हैं शुक्ला सर के सुपर रिवीजन नोट्स, तो ये भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्राप्त कैसे करना, छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 189,189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत मैसेज सीन होते ही इसी व्हाट्सएप नंबर से आपके पास में सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आराम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ये जो वीडियो हो रही है इसकी भी पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ गए होंगे। अगर क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, फोन पे नंबर प्राप्त कर लेंगे, पेमेंट करके अपना नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वनों के प्रकार की बात करते हैं। भाई घनत्व और वर्गीकरण के आधार पर हमने वनों को किस तरह से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है आपका घनत्व के आधार पर और ये है वैधानिक आधार पर। अब ये वैधानिक आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घनत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर 3 प्रकार के आपको वन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है अतिसघन वन, फिर है सामान्य सघन वन, फिर है खुले वन। अब अतिसघन वन का कितना एरिया है? तो अतिसघन वन की अगर हम बात करते हैं 7021 वर्ग किलोमीटर एरिया अतिसघन वन जो है वो हमारा घेरता है मध्य प्रदेश। इसके अलावा सामान्य सघन की बात करते हैं तो 33,508 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो सामान्य सघन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लगभग 36,543 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका खुले वन के अंतर्गत आता है। हालांकि इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि घनत्व के आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं। अब जो एरिया एग्जैक्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो ये हमने घनत्व के आधार पर आपको बता दिया। अब हम वैधानिक आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के वन होते हैं। तो यहाँ पर भी 3 प्रकार के वन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन 61,886 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया मध्य प्रदेश में है वो आरक्षित वनों से घिरा हुआ है। आरक्षित वनों में क्या होता है कि आप लोग कोई भी मानवीय जो गतिविधियां होती हैं वो पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं। ना तो इसमें जा सकते हैं, ना इसमें लकड़ी काट सकते हैं। अब चोरी छिपे वाली बात अलग हो जाती है, नहीं तो बिल्कुल मनाही होती है। उसके बाद है संरक्षित वन। संरक्षित वन में थोड़ा बहुत आप लोग जो है एंट्री ले सकते हैं, थोड़ी बहुत घास वास काट सकते हैं। ठीक है, ये संरक्षित वन है 31,098 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम अगर अवर्गीकृत की बात करते हैं तो यहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, लकड़ी वकड़ी काट सकते हैं। तो ये है 1705 वर्ग किलोमीटर एरिया पर ये आपका अवर्गीकृत वन फैले हुए हैं। अब यहाँ पर ट्रिक ध्यान रखते हैं, वैधानिक वनों को याद करने के लिए आरपीयू ध्यान रखना है। आरपीयू, ठीक है, आरपीयू मतलब जो रिजर्व है, आर का मतलब हो गया रिजर्व यानी कि आरक्षित, तो ये है आपका 65.36। जो प्रोटेक्टेड है जिसे हम संरक्षित कहते हैं तो ये है आपका 32.84%। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, देखो ये तो आपको मैंने एरिया बता दिया। मान लो आपसे प्रतिशत में पूछ लेते हैं तो आप बताएंगे जो रिजर्व एरिया है मध्य प्रदेश का, जो रिजर्व वनों का एरिया है वो 65.36% है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो 32.84% है। और जो अनक्लासिफाइड है यानी अवर्गीकृत वन है वो 1.80% वन है। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में हो गया, ये आपका बिल्कुल फैक्ट वो मतलब कि नंबर में हो गया। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। आरक्षित वनों में सुरक्षा सर्वाधिक होती है। ये जो आपके आरक्षित वन है, जो अभी हमने कहा था, यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, यहाँ पर आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश में खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल वो सबसे अधिक देखने को मिलता है घनत्व के आधार पर। देखिए, देखो घनत्व के आधार पर आप यहाँ पर देखिए, तो अगर घनत्व की बात करते हैं तो खुले वन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न बन सकता है 21 प्रकार के वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं घनत्व के आधार पर, तो वो है आपके खुले वन। अब राज्य की बात करते हैं तो राज्य के 65.36% वन आरक्षित यानी कि रिजर्व श्रेणी में आते हैं, जहां मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यहां पर आप नहीं जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अतिसघन वनों की तुलना में सामान्य सघन वनों का दायरा बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अतिसघन वन है वो बहुत कम है, तो ये भी आपको थोड़ा सा रखना है कि भाई अतिसघन वन कम होते जा रहे हैं। अतिसघन वन का अर्थ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष एक साथ में इकट्ठे होते हैं उनको हम अतिसघन वन कहते हैं। और इस प्रकार के वन मात्र 7,021 वर्ग किलोमीटर अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा कि जिला के अनुसार अगर हम देखते हैं वन आंकड़े टॉपर्स और लूजर्स IFSR 2023 जो लेटेस्ट वाली है, जो लेटेस्ट आपकी लिस्ट आई है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है और सबसे कम वन कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वनों की, तो ये है सबसे ज़्यादा बालाघाट में। बालाघाट में 4921 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो वनों से आच्छादित है, यानी सबसे हरा भरा जिला जो मध्य प्रदेश का है वो कौन है, वो है बालाघाट। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा का एरिया आपको नहीं ध्यान रखना है, एरिया फर्स्ट का ही पूछेंगे, बहुत पूछेंगे। वैसे एरिया नहीं पूछते, ये पूछते कौन पहले नंबर पर है कौन दूसरे नंबर पर है। तो 4921 वर्ग किलोमीटर के साथ में बालाघाट टॉप कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब कम की ओर चलते हैं, कौन लूजर है। लूजर में बात करते हैं तो उज्जैन में सबसे कम वन पाए जाते हैं, 0.69% वन जो है वो केवल और केवल उज्जैन में इतना ही वन पाया जाता है। 1% वन भी आपको महादेव की नगरी, हर हर महादेव की नगरी उज्जैन में नहीं देखने को मिलता है। पूरा एरिया जो है पूरा शहरी एरिया कर दिया है। दूसरे नंबर पर शाजापुर आता है जहाँ पर कम वन देखने को मिलते हैं। अब देखो, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आपको BBC ध्यान रखना है। BBC का मतलब है बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये अधिकतम प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो ये आपका अधिकतम क्षेत्रफल के लिए हो जाएंगे। अधिकतम प्रतिशत के लिए UBS याद रखना है। उमरिया में सबसे ज़्यादा 54.95% है, उसके बाद बालाघाट में है, उसके बाद श्योपुर में है परसेंटेज में। तो परसेंटेज का आंकड़ा अलग है और एरिया वाइज आंकड़ा अलग है, दोनों आपको ध्यान रखना है। BBC यानी कि क्षेत्रफल के लिए, और परसेंटेज की बात करेंगे तो UBS याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उसका क्या एरिया है, क्रम की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वन सबसे ज़्यादा बालाघाट में है, दूसरे पर छिंदवाड़ा है, तीसरे पर बैतूल है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली की अगर हम बात करते हैं तो पहले पर उमरिया है, दूसरे पर बालाघाट है। कितना कितना, तो 54.95, यानी कि लगभग 55% एरिया जो है उमरिया का वो पूरा वन आच्छादित है, चारों तरफ वन ही वन दिखाई देते हैं। बालाघाट का लगभग 53.32% एरिया जो है वो वनों से घिरा हुआ है। न्यूनतम वन क्षेत्र और प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो उज्जैन पहले नंबर पर है जिसमें 0.96% है, और दोनों ही पैमानों में सबसे नीचे है, यानी कि सबसे प्रतिशत में भी सबसे कम वन यहीं पर है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम वन यहीं पर है। भिंड जिले ने वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, लगभग 81.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है IFSR 2023 की लेटेस्ट लिस्ट में। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न 101% बनेगा, क्योंकि भाई देखो, जो भी वन में अगर कोई अच्छी प्रगति करता है तो वो जो है सरकार की नज़र में आ जाता है, तो वहाँ पर और भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, भिंड जिले ने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है वनों के उत्पादन में। कौन कौन है भैया भिंड जिले से, तो भिंड जिलों वालों ने कह सकते हैं भैया एक तरह से यहाँ पर उपकार किया है मध्य प्रदेश के ऊपर कि वनों का एरिया बढ़ाने में, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वन लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाया है, ठीक है। तो कौन कौन भिंड जिले से है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर हम हैं भिंड जिले से, क्योंकि भाई ये शान की बात है, ये शान वाली बात हो गई कि आप लोगों ने इतना वन लगाया कि आपने इतना एरिया बढ़ा दिया मध्य प्रदेश का वन में, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश का गौरव। तो मध्य प्रदेश का गौरव दो प्रकार के वन हैं, मतलब दो वृक्ष हैं, पहला है सागौन और दूसरा है साल। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सागौन का वृक्ष और ये है साल का वृक्ष, ठीक है। सागौन का वृक्ष जो है इसको हम कहते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस और सियोरा रोबस्टा कहते हैं साल के वृक्ष को। यहाँ पर देखिए, सागौन का जो वन है इसे हम टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। कुल वन क्षेत्र का लगभग 19.36% में ध्यान रखेंगे, टोटल जितने भी वन है उसका 19.36% हमको सागौन ही देखने को मिलता है। अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो 18,332 वर्ग किलोमीटर में सागौन फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय और इसे हम अर्धपर्णपाती, ये बहुत कंफ्यूज करता है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, इस सागौन के वृक्ष किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती जो जलवायु होती है वहाँ पर सागौन के वृक्ष मिलते हैं। दूसरे नंबर पर है साल के वृक्ष जिसे हम सियोरा रोबस्टा कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, वैज्ञानिक पूछा जा सकता है। तो पूर्वी जिलों में प्रमुखता से ये पाया जाता है, आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के जलवायु में यह रह सकता है। इमारती लकड़ी, फर्नीचर और भवन निर्माण में इन दोनों प्रजातियों का सबसे अधिक आर्थिक योगदान होता है। सबसे ज़्यादा इन दोनों प्रकार की जो लकड़ियाँ होती हैं इसका ही यूज़ किया जाता है इमारतों को बनवाने में या फर्नीचर वाली लकड़ी में। इमेज डिकोडर देख लेते हैं तो काली मिट्टी में उगता हुआ सागौन पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलेगा। जैसे इस तरह से अपना मध्य प्रदेश है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी ये जो मालवा वाला एरिया होता है, मालवा वाला इंदौर हो गया है ना, तो जो मालवा वाला एरिया है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे सागौन के वृक्ष। वहीं पर ये जो लाल मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, जो लाल मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलती है अपने मध्य प्रदेश में, हालांकि मिट्टियाँ पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना। तो ये जो लाल मिट्टी है, अगली वीडियो मिट्टी की बना दे क्या है ना, तो ये तीनों एक साथ में कवर हो जाएंगे, फिर इसका MCQ करवा देंगे, ठीक है। लगभग 150 MCQ करवा देंगे तो एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा अभी हमने सोचा भाई मार्च का जो आपकी MP करंट अफेयर है उसको भी बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। लगभग 62-63 प्रश्न मार्च के हैं, उनको एकदम डिटेल में कवर करवा देते हैं।
कल किसकी वीडियो लेकर के आए, कल करंट अफेयर करवा दें मार्च 2026 की, एमपी करंट अफेयर मार्च 2026 की, क्या कल कवर करवा दें क्या, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलो, अब लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको पूर्वी एरिया में मिलती है। इस साइड चले जाएंगे तो लाल पीली मिट्टी मिलती है ना, तो ये आपको जो साल के वृक्ष हैं वो लाल पीली मिट्टी में देखने को मिलेंगे। और होशंगाबाद का जो बोरी घाटी है वो सागौन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में बना है, तो ध्यान रखना, होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो ये तो हमने करा दिया है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लघु वनोपज, जो थोड़ी कम मात्रा में जो है उपज होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी है, तो वो जनजातियों की आजीविका का आधार है। जनजातियां यहीं से ही अपनी आजीविका चलाती हैं। क्या क्या है, सबसे पहले है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता याद है ना, तेंदुपत्ता के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं। चप्पलों का वितरण किया जाता है तेंदुपत्ता इकट्ठे करने वालों को, है ना। औषधि पौधे जो हैं वो भी वनों में देखने को मिलते हैं। और ये जो चूड़ियों में लाख भरा जाता है ना, वो लाख का भी उत्पादन वन से होता है। और जो गोंद हो गया, शहद हो गया, इसका भी उत्पादन वनों से होता है। और जनजातियां जो हैं वो इसी पर डिपेंड करती हैं अपनी आजीविका के लिए। चलिए देख लेते हैं। तेंदुपत्ता की अगर हम बात करते हो, देश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मध्य प्रदेश। तो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है, आप सबको पता है। तो तेंदुपत्ता का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश में। पूरे देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में ही पहले स्थान पर कौन है, तो वो है सागर जिला। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सागर जिला पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश में। औषधि पौधे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 44% औषधि पौधों का उत्पादन करता है। पूरे देश में अगर मान लीजिए 100 औषधि पौधे उगाए जा रहे हैं, तो भाई 44 औषधि पौधे अपने अपने मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा औषधि पौधे। तो मध्य प्रदेश में जो है 44% औषधि पौधे पाए जाते हैं। लगभग 46,837 हेक्टेयर में इन पौधों की खेती होती है। लाख उत्पादन की बात करते हैं तो उमरिया जिले में लाख का प्रमुख कारखाना स्थित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाख पाया जाता है। लघु वनोपज वनवासियों की आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग हैं। यहीं से जितने भी वनवासी यानी जितनी भी जनजातियां हैं, उनकी पूरी जो जीवन शैली है वो इन्हीं पदार्थों पर नियंत्रित होती, इन्हीं पदार्थों पर आश्रित होती है। फैक्ट देख लीजिए, बीड़ी उद्योग के लिए 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया। किसी भी चीज़ का अगर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो विशेष जोर उस पर दिया जाएगा, उसके लिए विशेष योजनाएं लेकर के आई जाएंगी, उसके किसानों को कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसे वगैरह दिए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। तो तेंदुपत्ता को क्या किया, 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भाई तब बीड़ी बिकती थी, आजकल बीड़ी बहुत कम लोग पीते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी जो धीरे धीरे जो उसका ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक किया कि नहीं किया भैया, पहले बताओ लाइक किया कि नहीं किया है, जल्दी से बता दो। लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारी सी कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है, इस वीडियो सीरीज को ऐसे ही चलने दीजिए और अन्य सब्जेक्ट की भी मैराथन लेकर के आइए। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं वन संकट, अतिक्रमण और सिकुड़ते वन। अब देखो, अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है तो जान लो सबसे ज़्यादा कटाई भी वहाँ पर होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वनों का कुछ वनों पर संकट भी आया है। जैसे अभी आपने सुना होगा बक्सवाहा वाला केस, बक्सवाहा वाला केस सुना था ना। बक्सवाहा वाले केस में, बक्सवाहा में क्या हुआ था, पन्ना के पास में बक्सवाहा के जंगल है, वहाँ पर बोला गया भाई इन जंगलों के नीचे ना हीरे भरे पड़े हैं, ठीक है, इनकी खुदाई करनी चाहिए, हीरे को निकालना चाहिए। लेकिन बक्सवाहा के जो जंगल है वो पूरे मध्य प्रदेश का काफ़ी एरिया कवर करते हैं वन। तो भाई जब अगर वहाँ पर पेड़ काट दिए जाते तो समझ लो कितना जलवायु को नुकसान होता। तो वहाँ पर फिर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने रोका और तब जाकर के बक्सवाहा के जंगल बच पाए हैं। ठीक है, अब पन्नों पर तो बचे हुए हैं, बाकी वहाँ के रहने वाले लोग बता सकते हैं क्या सिस्टम है। अब हम देख लेते हैं की पॉइंट एनसीईआरटी आईएफएसआर 2025 मध्य प्रदेश के वन एवं वन वृक्षावरण में 612.41 वर्ग किलोमीटर की भारी कमी दर्ज की गई है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है वनों का, तो इतने वन यहाँ पर काटे गए हैं। कितने, 612.41%। जहाँ पर भिंड जिला के लोगों ने लगभग 817 वर्ग किलोमीटर का एरिया बढ़ाया है, वहीं पर पूरे मध्य प्रदेश में -612.41 वर्ग किलोमीटर देखने को मिला है। अतिक्रमण भी हुआ है यहाँ पर। अतिक्रमण क्या है, तो मध्य प्रदेश में 528.59 लाख हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। तो इतनी भूमि तो अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने, घेर रखा है, ठीक है, उसके ऊपर अपने वन मतलब खेती कर रखी है या फिर उसको पूरा घेर रखा है अपने निजी उपयोग के लिए। दमोह 85.29 वर्ग किलोमीटर और सागर 71.38 वर्ग किलोमीटर जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र का नष्ट हुआ है। ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का नष्ट कहाँ पर हुआ है, तो दमोह में सबसे ज़्यादा नष्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हुआ, तो भिंड जिले में हुआ। ठीक है, मुख्य कारण क्या है इसका, तो भाई विकासात्मक परियोजनाएं, कृषि विस्तार और पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है।
डेटा लेंस देख लीजिए, अगर हम इमेज डिकोडर की बात करते हैं, इमेज को कैसे डिकोड करना है, तो डेटा लेंस मध्य प्रदेश के पास भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन हालिया रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वन का नुकसान भी कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। ये आंकड़ा ध्यान रखना, 612.41 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। ये फैक्ट, ये आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। अब समाधान क्या हो सकता है भाई? अगर इतने ज़्यादा वन अगर काटे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन तो होगा। तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन क्या निकाला है वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन निकाला है संयुक्त वन प्रबंधन, जेएफएम का प्रभाव। तो एक नई नीति निकाली है संयुक्त वन प्रबंधन। इसमें होगा क्या? तो वन विभाग जो है वो जनजातीय समुदाय, इनको आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भाई जनजाति अगर काट रहे हैं वनों को तो क्यों काट रहे हैं? उनके पास पैसे की कमी है, उनकी सारी सुविधाएं पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वनों को काट रहे हैं, तो वन को नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि जितने भी जनजाति समुदाय हैं इनके आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे कि वनों को बचाया जाए। इसके लिए क्या किया? तो जेएफएम का मुख्य उद्देश्य लोगों को वन उपयोगिता से वन रक्षक बनाने में बदलना है। यानी कि जितने भी ये जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वन को उपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से वन कट रहा था, अब इन वन उपयोगिता वाले लोगों को, यूजर को क्या बनाना है? प्रोटेक्टर बनाना है। यूजर को वनों का रक्षक बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे भाई? वन विभाग की जो भर्ती आती है आप देखते हैं, उसमें जो जनजाति वाले लोग होते हैं उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती है ना, जो उसमें कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ योजनाएं चालू की गई हैं, उनको स्पेशली कुछ अलग से दिया जाएगा, जिससे कि वो वन प्रोटेक्टर बने, वन यूजर ना बने। देखिए, अब इसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सी समिति है? सबसे पहला है ग्राम वन समिति। समितियों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 9,784 इतनी संख्या है ग्राम वन समिति की। और इनको प्रबंधित क्षेत्रफल, यानी कि कितना क्षेत्रफल इनको दिया गया है प्रबंधित करने के लिए, तो 37,799 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बोला गया है कि ग्राम वन समिति इतने क्षेत्र को कवर करेगी, इसको संभालेगी, इसकी सुरक्षा करेगी और इस पर वनों का दायरा बढ़ाएगी। उसके बाद है वन सुरक्षा समिति। 4,773 इतनी समितियां बनाई गई हैं और 3625 वर्ग किलोमीटर का एरिया इनको सुरक्षित करने के लिए दिया गया है। उसके बाद है इको विकास समिति। 1051 समितियां बनी हैं और 5529 वर्ग किलोमीटर के एरिया को इनको संभाल करके रखना है, देखभाल करना है। कुल मिलाकर के समितियां कितनी हैं? तो 15,608 समितियां बनाई गई हैं और लगभग 46,953 वर्ग किलोमीटर एरिया इनको सुरक्षित करने के लिए दिया गया है कि अब यहाँ पर आपको कटाई नहीं करनी है, बल्कि इसको बढ़ाना है। बाकी जो आपका खर्चा होता है उसके लिए सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। अब देखिए, 1991 में शुरू, वर्तमान मध्य प्रदेश में 15,608 जेएफएम समितियां कार्यरत हैं, ग्राम वन सुरक्षा और इको विकास समितियां। ठीक है, कुल 46,953 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का प्रबंधन इन समितियों के द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक प्रभाव क्या है? तो वन आश्रित समुदायों की कुल आय में जेएफएम लघु वन उपज का 25% योगदान है। तो अब यहाँ पर जो भी एरिया होता है, वहाँ से जितनी भी उपज होती है, उसमें 25% योगदान जो है वो किसका है? जेएफएम का है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड कराई है। अब जैसे मान लीजिए सागौन का वृक्ष है, तो अभी सागौन को वृक्ष को उगाया ही इसलिए जाता है कि इसको काटा जा सके, है ना। साल का वृक्ष है, उगाया ही इसलिए जाता है इसको काटा जा सके। तो ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसको काटा जा सकता है और इनको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, जेएफएम में नहीं रखा गया। अब इससे जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है, और इसी से उत्पादन से इसको बेचने के बाद में जो फायदा होगा, उसमें से कुछ जो धनराशि है वो जनजाति लोगों को दी जाएगी, इनके ऊपर खर्च की जाएगी, जिससे कि इनका भी भविष्य सुधर सके और ये केवल इन वृक्षों को उगाएं और इन वृक्षों को काटें, बाकी वृक्षों को, जो फलदार वृक्ष होते हैं, इनको ना काटें। ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वन संरक्षण संशोधित दिशा निर्देश 2026 में इन्होंने वन संरक्षण के लिए कुछ संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले प्रोज, यानी कि यहाँ पर फायदा क्या है? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि देखो, सरकारी जो कंपनियां हैं वो तो बचा ही रही हैं, लेकिन अब प्राइवेट लोग भी यहाँ में जो इसके वन वगैरह है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? वही बताया है। देखो, दवाइयों का उत्पादन होगा, ठीक है, तो वो भी वनों से ही होगा। इसके अलावा जो अभी बताया था, लाख का उत्पादन जो होगा वो भी वनों से होगा। तेंदुपत्ता का उत्पादन वनों से ही होगा। तो इन सब में, शहद उत्पादन हो गया, गोंद उत्पादन हो गया, तो इन सब में अब प्राइवेट कंपनियों से इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है। देखो, प्राइवेट चीज़ों का मतलब बहुत जल्दी प्रक्रिया होती है ना। तो अब ये प्राइवेट लोग जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे जल्दी से जल्दी जनजातियों के पास पहुँच भी रहे हैं, उन पर लगाए भी जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन कॉज क्या है? तो कौन सी है कि मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जानते हैं, मोनोकल्चर का अर्थ है कि देखो, कुछ जनजातियों का ये कल्चर होता है कि वो वनों को काट करके झूम कृषि करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है कि वो लोग झूम कृषि नहीं करें, ठीक है। देखो, उद्देश्य क्या है? तो बिगड़े हुए डिग्रेडेड वनों को बहाल करने के लिए और निजी और गैर सरकारी संस्थाओं को अनुमति, यानी कि निजी और गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं, जो झूम कृषि से वनों को विनाश किया गया था, उनको सही करने के लिए इनको अनुमति दी गई है। लगभग 38% वन डिग्रेडेड है, यानी कि 38% वनों को काट करके खराब कर दिया गया है। अब इसको वापस से उगाने, वापस से सही करने का जिम्मा जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों को दिया जा रहा है।
मुख्य छूट, अब इसके लिए कुछ छूट भी दी गई है। तो वृक्षारोपण परियोजनाओं को नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी शुल्क से छूट दी गई है। चुनौती क्या है? तो मोनोकल्चर जैसी नीलगिरी के बढ़ने से मूल जैव विविधता और वन अधिकार अधिनियम एफआरए के तहत जनजातीय अधिकार हैं, इनको भी खतरा मिल रहा है ना। मतलब अगर ये वन काटे जा रहे हैं तो जितने भी जनजातीय अधिकार हैं भाई, उनको भी खतरा हो रहा है, तो उनके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि जो भी यहाँ से हमको उपज मिलेगी, जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जनजातियों को दिया जाएगा। चलो अब राज्य वन नीति 2005 की बात कर लेते हैं। यहीं से जो राज्य वन नीति 2005 आया था, उसमें जो है वहीं से जो अपने वन क्षेत्र हैं, इन पर सरकार ने दबाव बढ़ाया था कि इनको नष्ट ना किया जाए। 2005 से पहले इतने ज़्यादा वन थे, लोगों को ध्यान इस पर जाता नहीं था। 2005 की नीति से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने इस पर जोर दिया है। तो इसमें परिवहन नियम बनाए गए हैं। कुछ परिवहन नियम क्या हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको देख लीजिए। संवहनी वन प्रबंधन किया जाएगा, जन भागीदारी को महत्व दिया जाएगा, लोक वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित किया जाएगा, आदिवासी समुदायों का अधिकार और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। ये कुछ टारगेट इन्होंने 2005 में ही रखे थे। ठीक है, अब देखो 2005 की वन नीति ने राजस्व की जगह जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। लोक वानिकी इसका प्रमुख हिस्सा है। इसमें क्या हुआ था, 2005 से पहले क्या होता था कि इससे पहले की जो टारगेट होता था वो होता था राजस्व, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। 2005 के बाद में सरकार ने क्या किया है, जन भागीदारी को बदल करके पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है और लोक वानिकी को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 वनों के संवहनी प्रबंधन यानी जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ऐतिहासिक निर्णय 2026 में लिया गया है। राज्य शासन ने निजी भूमि पर उगे विशिष्ट पेड़ों के परिवहन के लिए ट्रांजिट परिवहन यानी कि टीपी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब ये विशिष्ट प्रकार के वन कौन से होते हैं? तो विशिष्ट प्रकार के वन ये लकड़ियां होती हैं, जैसे साल और सागौन, जिनको उगाया ही इसलिए जाता है इनको काटा जा सके। ठीक है, तो विशिष्ट पेड़ों के परिवहन के लिए अगर आप इसको काट करके इसका परिवहन करते हैं तो ट्रांजिट जो परमिट होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इस छूट से कृषक अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित होंगे और वन आधारित जो उद्योग होंगे उनको कच्चा माल मिलेगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि जो साल और सागौन के वृक्ष इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे और इससे जो वन आधारित उद्योग है उनको फायदा मिलने वाला है। अब विजन 2047 क्या रखा गया है? जलवायु अनुकूलन एवं वन प्रबंधन, ये लक्ष्य है 2047 के विजन में। इसको पाया कैसे जाएगा? तो कुछ इस तरह से हम इसको निकल करके जाएंगे इस लक्ष्य को पाने के लिए। सबसे पहले जन भागीदारी, यानी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, वृक्षों को काटें नहीं बल्कि वृक्षों को उगाएं। ठीक है, जैव विविधता की रक्षा करें, टेक्निक का उसमें उपयोग करें। मतलब जैसे आजकल बहुत अच्छे प्रकार के बीज दिए जा रहे हैं, नो कम पानी की आवश्यकता होती है और वृक्ष अच्छे से उत्पादित हो जाता है साल और सागौन का, तो ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो विजन 2047 का सूत्र है जलवायु अनुकूलन प्लस समुदाय संचालित चीजें। ठीक है, अब लक्ष्य क्या है? तो मध्य प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट रेजिलिएंट और जैव विविधता से भरपूर मॉडल बनाना, यह लक्ष्य रखा गया है। हालिया उपलब्धि की बात करते हैं तो 2025 में संरक्षण आधारित विकास के तहत नए वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई, जैसे अपना वो कैलारस वाला और जोरा वाला जो अपना नया स्थापित किया गया है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला है? जो अपना शिवपुर में स्थापित किया गया ना नया वाला, जो अफ्रीका के वन लेकर आए हैं, दिमाग से निकल रहा है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अफ्रीका से जो हम अभी वो लेकर के आए थे, क्या कहते हैं, लेपर्ड, ठीक है, तो उसको कहाँ पर छोड़ा गया, चीतों को कहाँ पर छोड़ा गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, हम निष्कर्ष देखिए तो आर्थिक विकास, जनजातीय आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संतुलन ही 2047 का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। हमने टारगेट किया भाई 2047 तक हम अपने पूरे भारत के 33% से अधिक एरिया को वन आच्छादित कर लेंगे। ठीक है, अब पूरा आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब जल्दी से हमको एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत एरिया मध्य प्रदेश के वनों से आच्छादित है? जल्दी से बता दीजिए, शुरू में ही आपको बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना मन लगा करके इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को पढ़ा है, इस वीडियो से शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी वैकेंसियाँ इस बार आ रही हैं, एमपी पुलिस की आने वाली, एमपीएसआई की आने वाली है। नंबर वही है 7052547003। इसी पर आपको अपने प्रश्न, अपने जो नोट्स अगर आपको लेने हैं तो इस पर आपको मैसेज कर देना है। ग्रुप 5 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसका भी एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। अगर आपका एग्जाम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसी नंबर पर आप अपने प्रश्नों को शेयर भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो नेक्स्ट लाई जाए, क्या मार्च का करंट अफेयर करवा दें, एमपी करंट अफेयर, जल्दी से बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।